जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको पता है कि अमेरिकी फौजें अब अफगानिस्तान से जा रही हैं और लोग कहते हैं कि साहब जुलाई के बीच में, जुलाई के अंत तक वहां से पूरी की पूरी फौजें निकल चुकी होंगी। अब उसका क्या नुकसान है, क्या फायदा है, भारत पे क्या असर पड़ेगा और इस पूरे खित्ते पे, इस पूरे एरिया पे क्या इसका असर पड़ेगा, ये सब समझाने के लिए हमारे साथ आज आए हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन साहब, जो कि जीओसी 15 को रह चुके हैं और इस वक्त हैं चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के। सर जय हिंद, हमारी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। सर मेरा पहला सवाल सर, 20 साल के बाद अमेरिकी फौजें वापस जा रही हैं सर। पहली बात, क्या आप खुश हैं कि सर एक फिर से ये लड़ाई जो थी खत्म हुई सर वहां पे? और दूसरी चीज सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सर कि क्या आपको ऐसा लगता है यकीनन कि अमेरिकन हार के जा रहे हैं या जिस मकसद से अफगानिस्तान आए थे वो मकसद हासिल करके फिर जा रहे हैं? 20 साल गुजर गए गौरव, और मेरी सोच जाती है वापस 1980 1979, जब सोवियत यूनियन की एंट्री हुई थी अफगानिस्तान में और अमेरिका और सऊदी अरेबिया ने एक कॉल दिया था जिहाद लड़ने के लिए, और दुनिया भर से जिहादियों को, ये वॉरियर्स को बुलाया था, मर्सनरीज को बुलाया था। पाकिस्तान ने इसके लिए लीडरशिप प्रोवाइड की थी और एक शुरुआत हुई थी जिसको कहा जाता था कि ये जिहाद है। अब ये कह रहे हैं कि खत्म हो रहा है। मेरे ख्याल में, जो मैं इतिहास में जाता हूं, मेरे ख्याल से तो अफगानिस्तान एक जो स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह है जहां पर मेरे ख्याल में लड़ाई, टर्बुलेंस जिसको कहते हैं, ये शायद कभी नहीं खत्म होगा। तो मेरे जहन में तो ये है कि मैं देख रहा हूं कि अमेरिका एक खत्म करके एक फेज और वापस जा रहा है, वो उसी तरीके से है जैसे कि सोवियत यूनियन 1990 में अफगानिस्तान में हार कर और पीछे हटा था। क्या इस दफे अमेरिका भी हार कर हट रहा है? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। मेरे ख्याल से तो 20 साल जो अमेरिका ने लगाए हैं अफगानिस्तान में, अमेरिकी फौजों ने यहां पर लगाए हैं, इससे दुनिया को कुछ फायदा तो मिला है। एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि ये जो कोशिश की गई थी एक्सपेंशनिज्म की होने की, रेडिकल एलिमेंट्स, जो रेडिकल आइडियोलॉजीज थी, उसके बारे में तालिबान जो आकर 1996 में तालिबान ने इसको एक शुरुआत दी थी। उससे पहले 1981 से जिस तरह से मदरसे बने थे पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, और वहां से एक शुरुआत हुई थी एक नए तरीके के, अब जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बड़ा ऑब्सक्यूरेंटिस्ट या बहुत ही कट्टरवादी जो है फॉर्म ऑफ इस्लाम, उसको पैदा करने की, वहीं से तालिबान पैदा हुआ था। और 1996 में अगर आप देखें तो तालिबान ने पावर ले लिया था। 5 साल के अंदर अमेरिकी फौजों ने उनको पछाड़ा और तब से 20 साल से यहां पर वो रूल कर रहे हैं। अमेरिकी फौजों के रहने से फायदा दुनिया को जरूर हुआ है, मगर मैं कहूंगा कि जी हां, पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं कर पाए, और अगर कब्जा करने की जरूरत थी तो मेरे ख्याल में 2 लाख और ट्रूप्स उनको चाहिए होते। तो जितनी फौजों के साथ, जितनी जो उनकी क्वांटम ऑफ फोर्सेस थी, उनके साथ जो उन्होंने हासिल किया, मैं समझता हूं उसको हार नहीं कह सकते। और ऐसे भी अगर आप मुझसे पूछिए तो लड़ाई का फैसला हार और जीत में निर्भर करना, ये एक बहुत ही खास काम होता है, एनालिस्ट का काम होता है, और हम जैसे इस तरह के डिस्कशन के अंदर शायद इसके ऊपर एक डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जी सर, अभी देखा गया कि अमेरिकन कभी रिक्वेस्ट करते हैं, कभी पाकिस्तान को धमकी देते हैं, उनकी थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना बाह भी मरोड़ रहे हैं, फिर प्यार से भी बात कर रहे हैं, उनके मतलब सब उनका मिक्स एंड मैच चल रहा है रिगार्डिंग बेसिस इन पाकिस्तान और उनके जो भी स्ट्रेटेजिक एम्स हैं जिसके लिए उनको बेसिस चाहिए। सर आपको क्या लगता है कि चाहे अमेरिकन एयरफोर्स हो या स्पेशल फोर्सेस हो जिनके लिए उनको बेसिस चाहिए, आपको क्या लगता है अमेरिका इससे गेन क्या करेगा? अमेरिकन को बेसिस क्यों चाहिए और आखिर बेसिस से अमेरिका करेगा क्या अगर पाकिस्तान को बेसिस दे भी देता है तो? ये जाहिर करता है कि अमेरिका जो है अपनी स्ट्रैटेजी में
अभी तक उसको श्योरिटी नहीं है। वो अभी तक सोच रहा है इसके बारे में कि हम अफगानिस्तान से हट जाएं और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का अगले 1-1.5-2 साल के अंदर पूरा रूल छा जाए। तो क्या वही स्थिति आ जाएगी जिस तरह से उसामा बिन लादेन और अलकायदा ने वहां पर एक गेस्ट आर्टिस्ट बनकर तालिबान के साथ और पूरी दुनिया में तहलका मचाने की कोशिश की थी, एक कोर सेंटर ऑफ रेडिकलिज्म बनाकर वहां से टेरर एंटिटीज को पैदा करके ट्रेन करके उनको बाहर भेजा था? क्या वही स्थिति आ जाएगी वापस? ये इसके बारे में अमेरिका को अभी भी कोई श्योरिटी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, और इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि हाँ अफगानिस्तान से तो हट गए मगर हमको उनको जरूरी है कि कहीं ना कहीं आसपास वो रहें ताकि वो निगरानी रखें अफगानिस्तान पे। और वो समझते हैं अगर हद से ज्यादा बात बढ़ रही है आगे तो ड्रोन्स के साथ, एयरफोर्स के साथ, अपने स्पेशल फोर्सेस के साथ लीडरशिप के खिलाफ या कोई स्पेसिफिक टारगेट्स के खिलाफ मिलिट्री एक्शन कर सकें। ना ही सिर्फ पाकिस्तान, मेरे ख्याल में अमेरिका ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ भी नेगोशिएट कर रहा है इस वक्त कि वहां भी शायद उसको किसी तरीके के बेस मिल जाए। और ये तो मालूम हो रहा है कि रशिया जो है वो नहीं चाहता किसी हालत में कि अमेरिका को ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में कहीं पर भी इस तरह के बेसिस दें। पाकिस्तान शायद, हालांकि पाकिस्तान के अंदर बहुत इसके ऊपर रेजिस्टेंस हो रहा है, मगर पाकिस्तान एक दूसरी स्थिति में है। आर्थिक तौर पे पाकिस्तान का बुरा हाल है और अगर अमेरिका को उन्होंने इस तरीके के बेस दे दिए तो ये गारंटी तो हो जाएगी कि अगला IMF लोन शायद 4-5-6 बिलियन डॉलर का उनको शायद मिल जाएगा। तो इसके अंदर ये चीजें बड़ी अजीब किस्म की इसके अंदर आ रही हैं, मगर मैं नहीं समझता कि इतनी आसानी के साथ इसके ऊपर कोई निर्णय होगा। जो भी होगा शुरू में तो कुछ हद तक सीक्रेसी में ये श्राउड होगा, कुछ एलिमेंट्स वहां पर आएंगे, सीक्रेटली रहेंगे। ऐसे भी अगर आप देखें पाकिस्तान को बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा तालिबान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के तालिबान के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं और अगर वो अमेरिका को बेस दे रहे हैं, खुलेआम इस तरह से बेस दे रहे हैं, तो देखा जाएगा कि पाकिस्तान असल में तालिबान के खिलाफ काम कर रहा है। मगर दूसरी तरह से, दूसरे पहलू से इस आर्ग्यूमेंट को देखिए तो ये भी कह सकते हैं कि इतने सालों से पाकिस्तान जरिया दे रहा है कराची से काबुल, कांदाहार, पूरी सड़कें दे रहा है जिससे लॉजिस्टिक्स जा रही है, जिसकी वजह से अमेरिका जो है अफगानिस्तान में 20 साल से लड़ सका है। तो अगर ये दोनों स्थिति को देखें तो मेरे ख्याल में कोई ना कोई अग्रीमेंट तो शायद हो ही जाएगा जिससे कि अमेरिका जो है वो अपनी निगरानी अफगानिस्तान पे रख पाएगा। सर दूसरा क्वेश्चन है सर, जो हम लोग अक्सर बातचीत करते हैं सर, और आप बहुत इसके ऊपर बात कर चुके हैं सर, अफगानिस्तान और कश्मीर का रिश्ता क्या है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये रिश्ता वर्ड में खास इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ सर क्योंकि पिछली बार जब ये हुआ था तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सर आपको पता है सर, यू सर्व्ड इन कश्मीर मोस्ट ऑफ अ करियर, आपको पता है वहां क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा था सर। तो वहां पे दुनिया भर के तो फाइटर्स आ गए थे सर, चेचन से लेकर अफगान से लेकर दुनिया भर के जिहादी सर कश्मीर में पहुंच गए वहां पे, बोथ इन द साउथ एंड द नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल सर। वो पूरा का पूरा वहां पे एक्शन बहुत टाइम तक चला, फिर उसके बाद खत्म करा गया। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि आपको क्या लगता है अगर अमेरिकन फोर्सेस निकल जाती हैं सर वहां से, अफगानिस्तान से निकल जाती हैं, विल इट इन एनी वे यू नो दिस इंस्टेबिलिटी व्हिच इज बाउंड टू फॉलो, व्हिच इज वी आर अज्यूमिंग इट विल फॉलो इन अफगानिस्तान, इसका सर कोई फर्क पड़ेगा, इस उथल पुथल का कश्मीर पे फर्क पड़ेगा सर? आपको क्या लगता है? ये सवाल गौरव अक्सर मुझसे पूछा जाता था कश्मीर में। कश्मीर के आपको मालूम है इतने उम्दा जो मीडिया वाले हैं हर वक्त इसकी सोच में रहते थे कि अगर अमेरिका हट गया 2010 में जब जनरल पेट्रियस कमांड कर रहे थे और कॉइन डॉक्ट्रिन उस वक्त चल रहा था, तो ये सवाल बहुत पूछा जाता था और मैं हर दफे इसको पैरी करता था सवाल को। मैं कहता था कि हाँ, जब पत्थर फेंको तो उसके तो रिपल तो पानी के अंदर बनते हैं और रिपल जो है उसका असर जो है वो काफी दूर तक जाता है। तो इस हालत में अगर पत्थर कोई फेंकेगा अफगानिस्तान पे तो उसके रिपल का असर जो है वो भारत तक तो जरूर पहुंचेगा। तो जब लोग मुझसे स्पेसिफिकली पूछते थे कि क्या मतलब है इसका, अब क्या कहते हैं जो ये रिपल्स का हर दफे बात करते हैं, तो मैं उनसे कहता था देखिए कुछ ना कुछ असर यहाँ पर का मतलब है कि एक इन्फ्लुएंस होगा,
कोई कोशिशें होंगी कुछ लोगों को भेजने की यहाँ पर। पाकिस्तान जो है उसकी तवज्जो अफगानिस्तान से हटकर और अब कश्मीर की तरफ चली जाएगी। ये सब चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। मगर मैं हर दफे जवाब में एक चीज देता था उनको, मैं हर दफे कहता था कि देखिए 2010-2011 की जब मैं बातें कर रहा हूं, मैं उनसे कहता था कि 2011 और 1989 बिल्कुल फर्क साल है। 1989 में शुरुआत हुई थी, आपको याद है, जब 1991 में असलियत में 1991 में फॉरेन टेररिस्ट जो है वो आना शुरू हुए थे कश्मीर के अंदर। और ऐतिहासिक तौर पे ये दिलचस्प बात होगी अपने व्यूअर्स को सुनने की इसके बारे में कि फॉरेन टेररिस्ट कश्मीर में तकरीबन 1991 से लेकर और 1996 तक बसे रहे। वहां पर फॉरेन टेररिस्ट का मतलब है पाकिस्तानियों के अलावा और देशों के, जो गौरव साहब ने अभी बताया, जो आपने बताया अभी कि चेचनियंस होते थे, सूडानीज थे, वहां पर ताजिक थे, अफगान थे, बहुत बेशुमार अफगान थे, इस तरह के वहां पर टेररिस्ट थे और इनके साथ हमारी लड़ाई हुई। तो आमतौर पर लोग समझते हैं कि अगर अमेरिका हट गया और उसका कंट्रोल हट गया वहां से, तो ऑटोमेटिकली जो है तालिबान जो है वो ये टेररिस्ट को भारत की तरफ भेजेगा, क्योंकि कश्मीर के ऊपर कब्जा करना, भारत को पछाड़ना, भारत की फौज को पछाड़ना उसका एक बहुत बड़ा मकसद है। मैं नहीं समझता हूं कि ये आज की हालात में ऐसा कोई मकसद है तालिबान का। सबसे पहले तो अफगानिस्तान अंदरूनी तौर पे स्टेबलाइज होने के लिए काफी वक्त लगेगा। इस दफे याद रख लीजिए कि अफगान नेशनल आर्मी ANA, वेल ट्रेन्ड फोर्स, रीजनेबली वेल इक्विप्ड फोर्स, तकरीबन 1,75,000 की नफरी है उनकी। अफगान नेशनल पुलिस ANP वो भी है साथ में उनके। हालांकि उसके अंदर चिंक्स ऑलरेडी शुरू हो गए हैं, ट्राइबल लॉयल्टीज वहां पर शुरू हो गई हैं इसके अंदर, मगर कुछ हद तक ये कंडीशंस कश्मीर उसमें अफगानिस्तान में चलेंगे। एक अटेम्प्ट टू ट्राई एंड रिटेन होल्ड। सिविल वॉर कंडीशंस क्या आते हैं नहीं आते हैं वो मैं नहीं, उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मगर तहलका वहां पर रहेगा। पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल होगा, पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ वहां होगा, क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि वो उसका बैकयार्ड है और उसका एक हक बनता है उसके ऊपर कंट्रोल करना। वो नहीं चाहता कि उस कंडीशन में भारत की किसी तरह से इंफ्लुएंस उस इलाके में हो जाए, क्योंकि वो हर दफे परसीव करता है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर दखल अंदाजी करता है अफगानिस्तान के जरिए। तो जब ऐसे हालात पेश आ रहे होंगे अगले 1-1.5-2 साल में, तो मेरे ख्याल में जो हम समझते हैं, जो लोग परसीव कर रहे हैं कि एकदम से उठकर और वहां से मिलिटेंट टेररिस्ट जो है वो हटकर कश्मीर में आ जाएंगे, मेरे ख्याल में ये ज्यादा तक नामुमकिन है। ये भी याद रखना चाहिए कि 30 साल हो गए, हमारा तजुर्बा भी कितना ज्यादा बढ़ चुका है। हमारे पास कोई राष्ट्रीय राइफल्स की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी 1991 में। हमारे पास तजुर्बा भी नहीं था इस तरह का। हमारा तजुर्बा था नागालैंड में, श्रीलंका में लड़ने का, मगर 30 साल से ये अर्बन और रूरल इंसर्जेंसी, जिस तरह की मिलिटेंसी टेररिज्म जो हमने लड़ा है, इससे हमको बहुत तजुर्बा मिला है। हमारे टेक्निकलाइजेशन हुआ है बहुत हद तक, हमारे अप्रोच में, हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सर्विलेंस के बेशुमार साधन लगे हुए हैं। फाइनेंशियल जो सर्किट्स है उनके ऊपर कंट्रोल किया है, ओवरग्राउंड वर्कर्स के ऊपर कंट्रोल किया है, और काफी हद तक आइडियोलॉजिकली हमने कंट्रोल किया है जम्मू कश्मीर को, खासतौर पे 5 अगस्त 2019 के बाद। तो मैं समझता हूं कि ये स्थिति कुछ फर्क स्थिति है, और इस दफे इतनी आसानी के साथ जो लोग समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान का जो असर होगा अफगानिस्तान के अंदर से अमेरिका का हटने का, वो वही असर होगा जैसे सोवियत यूनियन का हुआ था। मेरे ख्याल में ये एक गलतफहमी है। तो सर वो रिटर्न टू द 90s आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि वो रिटर्न टू, मैं नहीं समझता हूं कि ये बैक टू द 90s होगा। इसके बारे में मैंने लिखा भी है काफी, और मैं इसको बिलीव भी करता हूं। And sir, do you think Pakistan will be able to focus its attention on J&K then? क्योंकि अगर ये होता है और अगर अफगानिस्तान कुछ लेवल पे डिस्टेबलाइज होता है, तो पाकिस्तान पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा सर। तो पाकिस्तान के तो 2 बॉर्डर्स हैं सर, एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न। तो अगर पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर्स पे अगर स्ट्रेस आता है, तो ये दिस इज अ नेचुरल क्वेश्चन सर कि यहां से प्रेशर उठेगा तो यहां से आएगा, यहां से उठेगा यहां से आएगा। तो आई एम जस्ट आस्किंग सर, फिर मैं डिटेल में अगले सवाल में फिर आपसे पूछूंगा इसके बारे में, तफसील से पूछूंगा सर। ये नोशन बिल्कुल सही जो आपने कहा, मगर आमतौर पे जब ये सवाल पूछा जाता है इसके अंदर
एक और चीज होती है, एक और पहलू या डायमेंशन होता है जिसको भूल जाते हैं हम। पाकिस्तान के 3 मेजर कंसर्न है सिक्योरिटी के। एक तो अफगान बॉर्डर जो उसके वेस्ट में है, एक कश्मीर बॉर्डर जो ईस्ट में है, और दूसरा है उसकी अंदरूनी इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन जो हर वक्त काफी चैलेंजिंग रहती है। तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है, स्ट्रैटेजी जो है, वो आमतौर पे इन 3 चीजों को के बीच में रीप्रायोरिटाइज करते रहते हैं। तो अब आप सोचिए कि अगर अफगानिस्तान में तहलका मचा हुआ है और कुछ हद तक उसका असर पाकिस्तान के अंदर भी आ रहा है, तो पाकिस्तान पे क्या ये कैपेबिलिटी होगी कि साथ ही साथ इसको हैंडल करें, इंटरनल सिक्योरिटी को, अफगानिस्तान को, और साथ में दखल अंदाजी करें कश्मीर में? मेरे ख्याल में ये विल बी गिविंग अ लिटिल टू मच टू पाकिस्तान। और मैं समझता हूं कि आजकल कंडीशंस जिस तरह से बनाए हैं भारत ने, हमने, हमारी आर्मी ने जिस तरह से बनाए हैं, वहां पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बनाए हैं जिस तरह से, पाकिस्तान इज गोइंग टू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू रिटर्न टू दैट काइंड ऑफ इंटरफियरेंस एंड इंटरवेंशन इन कश्मीर। सर, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, इसी से संबंधित मेरा अगला सवाल ये है कि सर, जब भी अफगानिस्तान में जंग का माहौल होता है, जंग के हालात होते हैं, तो पाकिस्तान का एक बॉर्डर, जो कि पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है, वो थोड़ा सा एंगेज रहता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो सलाहियत नहीं है कि दोनों बॉर्डर्स पे एक साथ टू बॉर्डर वॉर वो लड़े। वो पाकिस्तान में नहीं है सर। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर कि जैसे कि एक फ्रेंडली तालिबान जिसको हम कहते हैं सर, जो पाकिस्तान का तो है फ्रेंडली तालिबान सर, अगर एक फ्रेंडली तालिबान पावर में आता है अफगानिस्तान में, तो आपको क्या लगता है सर कि वेस्टर्न बॉर्डर्स पाकिस्तान के थोड़े से शांत हो जाएंगे, थोड़े से साइलेंट हो जाएंगे? और क्या ये मौका मिलेगा पाकिस्तान को अपने ईस्टर्न बॉर्डर्स, यानी कि भारत के साथ जो उसके बॉर्डर्स हैं, उसको एक्टिवेट करने का? ये बिल्कुल रिलेटेड है ये सवाल जो टिप्पणी मैंने दी थी पहले। बेशक आपका अजम्पशन भी सही है कि ये ऐसे हालात आ सकती हैं जिसमें कि बहुत जल्द तालिबान जो है वो किसी अग्रीमेंट के जरिए ही तालिबान जो है वो पावर में आ जाए, कंट्रोल कर ले इस तरह से। मगर क्या ये इमीडिएटली होगा, इसके ऊपर कभी कभी मैं सोचता हूं। और ये भी सोचता हूं मैं कि पाकिस्तान का तालिबान के साथ इतने सालों से संबंध बेशक बहुत मजबूत संबंध है, मगर जब हालात सामने आते हैं, जब एक दूसरी एंटिटी जिसके साथ आपके संबंध है वो पावर में आ जाते हैं, क्या आपके संबंध वैसे ही के वैसे ही रहते हैं? Yeah, I think there will be some kind of a turbulence in the relationship between Taliban and Pakistan also. मैं समझता हूं कि ये 20 साल से तालिबान has been seeking power to come back to power. किस तरह से क्या पॉलिसीज वो फॉलो करते हैं, क्या उनके जहन में है, क्या वो सोच रहे हैं अफगानिस्तान के बारे में, क्या उनकी रिलेशनशिप ईरान के साथ, क्या उनकी रिलेशनशिप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर एक टसल हो रहा है अभी, जिसके अंदर इस्लामिक स्टेट भी शामिल है और वो भी कोशिश कर रही है उसके अंदर पावर को गेन करने की। तो आई एम नॉट श्योर कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के हटने से एकदम से किसी तरीके का वैक्यूम आकर उसकी वजह से एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। पाकिस्तान को काफी काम करना पड़ेगा, काफी इसके ऊपर इसको स्ट्राइव करना पड़ेगा टू मेंटेन दैट सेंस ऑफ स्टेबिलिटी देयर। और इस ऐसी सिचुएशन में क्या पाकिस्तान चाहेगा कि वो दोबारा भड़काए स्थिति को कश्मीर में, जो उसके कंट्रोल में इतनी आसानी से नहीं रह सकती? तो आपको यह भी याद रखना चाहिए कि अगर ये बेसिस की बात आ गई तो फिर अमेरिका का भी हाथ, इन्फ्लुएंस जो है वो कुछ बढ़ जाएगा पाकिस्तान के ऊपर। तो इन सब चीजों को अगर मद्देनजर रखें तो मैं समझता हूं कि अभी भी चांसेस हैं कि 80%, 90% कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर जो है, वो इसकी चपेट से बाहर रहेगा। मेरा आखिरी सवाल सर आपको कि मीडिया की ऐसी खबरें आई हैं कि भारत जो है वो तालिबान के साथ राब्ते में है सर। इंडिया इज टॉकिंग टू द तालिबान। ये पाकिस्तानी मीडिया को पता नहीं सर सबसे पहले कैसे पता लग जाता है। इंडियन मीडिया ने 2-3 दिन बाद रिपोर्ट करा। पहले पाकिस्तानी मीडिया बड़ा एक्साइट हो गया कि इंडिया के एनएसए ने बात करी है, पता नहीं सर। सो दीज आर रिपोर्ट्स व्हिच हैव कम इन द मीडिया व्हिच आई एम कोटिंग सर, कि इंडिया इज टॉकिंग टू ना। मेरा सवाल वो नहीं है सर कि इंडिया को तालिबान से बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं एक मामले में। जो भी इस्लामाबाद जाता है सर, वो रावलपिंडी जरूर जाता है। आप सेनेटर जॉन केरी भी गए थे जब
वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, वो भी गए, और बड़े बड़े लोग सर जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान में अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर सेंटर इज द पाकिस्तान आर्मी सर। क्या आपको लगता है कि भारत को पाकिस्तान आर्मी के साथ एंगेज करना चाहिए? क्योंकि कई इंडियंस ऐसे भी हैं सर जो कि स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में मूव करते हैं सर, जो किसी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में रह चुके हैं या अभी भी हैं, वो हर समय उनका एक एक बयानिया ये है कि पाकिस्तान में बात किससे करें, और जिनसे जिनसे बात करनी चाहिए उनसे तो हम बात कर नहीं रहे, और जिनसे हम बात कर रहे हैं उनसे हमें बात करनी नहीं चाहिए। आपका क्या तरीका है सर? व्हाट इज योर एनालिसिस? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़ा दिलचस्प सवाल है गौरव। और ये सवाल बहुत सालों से पूछा जा रहा है। ट्रैक टू टॉक्स जब होती हैं पाकिस्तान और भारत की, तो उसके अंदर भी आमतौर पे ये मुद्दा बहुत दफे उठता है। एक चीज आपको याद रखनी चाहिए, भारत का इंटेंट हर वक्त ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। जब डेमोक्रेसी होगी तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली एक अलग रवैया अपनाएगा, और उसके एक्सटर्नल जो संबंध है वो देशों के साथ अलग तरीके के होंगे। जो सिक्योरिटी के उसके उसके डायमेंशन होगा उसको अलग तरीके से देखेगा। मगर ऐसी स्थिति कभी आई नहीं है, क्योंकि फॉरेन एंड सिक्योरिटी अफेयर्स जो है वो हर वक्त फौज ही देखती है, पाकिस्तान आर्मी ही देखती है। और पाकिस्तान आर्मी के अंदर आपको मालूम है कि एक डीप स्टेट है, पाकिस्तान के अंदर एक डीप स्टेट है जिसके अंदर पाकिस्तान आर्मी, आर्म्ड फोर्सेस, आईएसआई एलिमेंट्स, रिटायर्ड जस्टिसेस एंड काफी कॉर्पोरेट वाले भी उसके अंदर हैं। तो ये जो डीप स्टेट है ये असल में कंट्रोल करता है सिक्योरिटी, और जो दूसरा एनवायरनमेंट होता है सिक्योरिटी एंड इवन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट इट इज लुकिंग एट। तो ये याद रखना चाहिए कि अगर हमने उनको प्रमोट करना है, डेमोक्रेट्स को प्रमोट करना है, डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है अगर पाकिस्तान, तो हमारे लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, हमको सिर्फ सरकार के साथ बात करना पड़ेगा। मगर मैं समझता हूं कि एक ट्रैक टू के तौर पे, नॉट डायरेक्टली, एक ट्रैक टू पे के तौर पे serving elements of the armed forces along with नेशनल सिक्योरिटी हायरार्की के लोग जो हैं, जो भारत की नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स को देखते हैं, उनको शायद रास्ते में होना चाहिए विद द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस और द डीप स्टेट। उससे क्या है, कुछ क्लैरिटी बढ़ेगी। ये शुरुआत अगर आपको याद है 2015 में इसके ऊपर बड़ी दिलचस्प बातें हुई थी, जब अजीत डोवल साहब जो थे वो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ बैंकॉक में मिले थे। इट वाज अ वेरी शॉर्ट लिव्ड पीरियड, मेरे ख्याल में अगस्त से दिसंबर तक का पीरियड था, सिर्फ 4 महीने, जब बड़े इसके ऊपर होप्स बहुत बढ़ी थी इसके ऊपर कि ये कांटेक्ट जो है इससे शायद क्लैरिटी आएगी ज्यादा आगे। अब कहने में आ रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहिद यूसुफ पाकिस्तान के किसी ना किसी के साथ भारत में वो संबंध में है, इसके ऊपर भी रवैया चलता रहता है, उस पर कोई क्लैरिटी तो है नहीं। मगर आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ अगर ट्रैक टू लेवल पे बैक चैनल के अंदर ये बात चले तो शायद कुछ सालों के अंदर कुछ और क्लैरिटी आए, और जिससे मदद मिले हमें पाकिस्तान के साथ अपने संबंध थोड़ा कुछ बेहतर करने का। मैं समझता हूं कि एक पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप, ट्रैवल अग्रीमेंट्स बिटवीन द टू कंट्रीज, रेस्टोरेशन ऑफ फुल डिप्लोमेटिक स्टेटस बिटवीन द टू नेशंस, ये सब चीजें आनी पड़ेंगी वापस। अगर हमको अपने संबंध जो है इंप्रूव करने हैं तो वो सब आनी पड़ेंगी। इस वक्त तो लगता है कि पाकिस्तान की डीप स्टेट का टोटल कंट्रोल है इमरान खान सरकार के ऊपर। किस तरीके से हम इन बैक चैनल टॉक्स को इनिशिएट करें, क्या इसको पब्लिक डोमेन में रखें एट ऑल के मतलब कि बैक चैनल हो रहा है या ना रखें, ये सब सवाल जो है ये सिर्फ दो सरकारें ही डिसाइड कर सकती हैं। ऑल्दो इन माय ओपिनियन मैं समझता हूं कि बातचीत करना जो है उससे फायदे ही फायदे होते हैं, चाहे आप खुलेआम बातचीत करें, चाहे आप पीछे हटकर और अंडर कवर बातचीत करें। ऐसी स्थिति में जो स्थिति अभी है पाकिस्तान और भारत के बीच में, मैं समझता हूं कि बैक चैनल टॉक्स आर दी बेटर ऑप्शन टू फॉलो एट द मोमेंट। सर, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले हफ्ते में आऊंगा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड, एक और इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ।
आपके सामने लेकर आऊंगा। बने रहिएगा हमारे साथ, और हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।